नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टैक्स मंत्रा, जिसमें कि हम हर बार की तरह आपके टैक्स से जुड़ी जो भी मुश्किलें हैं, उलझने हैं, उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। और अगर उसमें आपकी भी कुछ सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तरीका बेहद ही आसान है। हमेशा की तरह आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करिए, मेल कीजिए और यूट्यूब पर आप हमें लाइव भी देख सकते हैं। उसके ज़रिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। तो इस वक्त का जो टॉपिक है, जिस पर कि अभी चर्चा शुरू भी हो चुकी है, वो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। और अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है इसको लेकर, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो उन्होंने कि अप्रैल से ही इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है। कुछ लोगों को तो ऐसा है कि चलिए ठीक है, अगर वो रिटर्न फाइल कर रहे हैं अच्छी बात है, जितनी जल्दी आप रिटर्न फाइल कर लें उतना ही अच्छा है आपके लिए। लेकिन यहाँ पर ये भी एक कैच है कि इतनी जल्दी फाइल करने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को, कुछ एक सिलेक्टेड क्लास को इतनी जल्दी फाइल करने की भी ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज रिटर्न फाइल करने में वहाँ पर कुछ मुश्किलें, कुछ डिफरेंस आ सकता है आपके कैलकुलेशन में और इनकम टैक्स के कैलकुलेशन में। तो इन सब तमाम चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे और आपके रिटर्न फाइल करने की जो प्रक्रिया है उसको और आसान तरीके से हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि अब आप अगली बार जब रिटर्न फाइल करें तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। और आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट सीए बलवंत जैन जी। बलवंत जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो अभी हम जैसे कि बात भी कर रहे थे शो की शुरुआत में भी कि आईटीआर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, काफ़ी लोगों ने रिटर्न फाइल करना भी शुरू कर दिया है। तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि रिटर्न फाइल करना, पहला तो एक बेसिक सवाल कि क्यों ज़रूरी है और किसको जल्द से जल्द रिटर्न फाइल कर देनी चाहिए डेडलाइन के पहले ही, किस तरह की तैयारी करना चाहिए और क्यों ज़रूरी है कि वो टाइम के पहले डेडलाइन को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द रिटर्न फाइल कर लें। देखिए पूजा, ऐसा है कि जो इनकम टैक्स के रिटर्न है ना, वो बहुत जल्दी प्रोसेस होने लग गए हैं। कुछ केसेस में तो इवन सेम डे ही प्रोसेस हो जाता है और जिनको रिफंड ड्यू है वो रिफंड भी क्रेडिट हो जाता है। तो जो टैक्स पेयर है उनका बहुत ज़्यादा रिफंड ड्यू है, तो वो जितना जल्दी आईटीआर फाइल करेंगे उतना जल्दी उनका आईटीआर प्रोसेस हो जाएगा और उनको रिफंड मिल जाएगा। दूसरा ऐसा है कि अभी आईटीआर फाइल कर दिया आपने और उसमें कुछ आपको मिस्टेक वगैरह नजर आ गई, तो जितना जल्दी फाइल किया है उतना आपको ज्यादा टाइम मिलेगा वो गलती को सुधारने का, क्योंकि आपका आईटीआर जो रिवाइज करने की जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर है। उसके बाद में आप आईटीआर रिवाइज नहीं कर सकते। और एक और कारण है कि मतलब आपको आईटीआर एटलीस्ट ड्यू डेट के पहले तो फाइल कर ही देना चाहिए, क्योंकि जो ड्यू डेट निकल जाएगी उसके बाद में आपका जो न्यू टैक्स रेजिम है ना वो बाय डिफॉल्ट है। तो अगर आपको ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट करना है तो उसके बाद ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह किए है, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह भरा है, वो आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये बात है कि ये उसके फेवर में जाती है कि लोगों को आईटीआर क्यों जल्दी फाइल करना चाहिए। ये कुछ वजह हैं जिसकी वजह से आपको जल्द से जल्द करना चाहिए आईटीआर फाइल। अगर कुछ डिफरेंस हैं, एरर्स हैं, तो वो आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ओल्ड टैक्स रजीम, न्यू टैक्स रजीम की भी समझ आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा रजीम आपके लिए बेहतर है, उसकी भी समझ आपको हो जाएगी जब आप आईटीआर फाइल करेंगे। तो इस वजह से कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द आप फाइल कर लें। लेकिन अब एक और चीज़ हम यहाँ पर बलवंत जी समझना चाहेंगे कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनमें कि होड़ मची हुई है, रिकॉर्ड लेवल्स हम देख रहे हैं कि आईटीआर फाइलिंग में देखने को मिल रही है। तो किनको थोड़ा वेट करना चाहिए एटलीस्ट जून तक का, ज़्यादा जल्दी भी फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो किन्हें वेट करके, इंतज़ार करके, सारे डॉक्यूमेंट, सारे फॉर्म जब इकट्ठा हो जाए आपके पास, तब उन्हें आईटीआर फाइल करना चाहिए। इस पर आप क्या सलाह देंगे? देखिए पूजा, ऐसा है कि जो जिन लोगों की सैलरी में से टीडीएस वगैरह कटता है या डिविडेंड में से, इंटरेस्ट में से टीडीएस कटता है, तो वो जो टीडीएस काटने वालों के लिए उनका जो टीडीएस का रिटर्न फाइल करने की जो लास्ट डेट, और जो आपका टीडीएस वगैरह है वो आपका जो फॉर्म 26 एएस है, और जो दूसरी इनकम वगैरह वो जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट पे है उसमें रिफ्लेक्ट होती है। 15 जून के आसपास रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो मेरे हिसाब से उन लोगों को 15 जून तक वेट करना चाहिए।
इसके अलावा जो कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे बैंक है, म्यूचुअल फंड है, स्टॉक एक्सचेंजेस वगैरह है, रजिस्ट्रार वगैरह है, उनको कुछ जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको जिसको स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं, उसको उसकी डिटेल फाइल करने की भी डेट 31 मई है। तो आपने कुछ शेयर वगैरह खरीदे हैं, एफडी वगैरह करी करी है, बैंक का इंटरेस्ट आया, एफडी का इंटरेस्ट है, सेविंग का इंटरेस्ट है, तो वो आजकल आपका जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है उसमें रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो एक बार 15 जून को ये सब अपडेट हो जाए, उसके बाद आप उससे कंपेयर कर दीजिए आपके पास जो इंफॉर्मेशन है और जो इंफॉर्मेशन आपके एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में दिख रही है, उसमें अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी है तो आप डिस्क्रिपेंसी पॉइंट आउट करके सबमिट भी कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ इनकम आपके ध्यान में नहीं आई है, आपके बैंक अकाउंट में नहीं आई है, तो वो हो सकता है उसमें रिफ्लेक्ट हो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में। तो ये 15 जून तक आपको सबको मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। ठीक है, तैयारी करके रखिए, जो भी डिटेल्स हैं आपके पास 15 जून इस डेट का ध्यान रखिए। अगर आपके टीडीएस कट रहे हैं या बाजार मार्केट में आपका निवेश है, डिविडेंड के जरिए भी कुछ टीडीएस आपके कट रहे हैं, तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। 15 जून तक वेट करिए और उसके बाद आप रिटर्न फाइल करिए, क्योंकि उसके बाद काफ़ी कुछ फॉर्म्स आपके पास इकट्ठा हो चुके होंगे। तो इस सब बातों का ध्यान रखना चाहिए और टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जल्दबाजी भी ना करें, ये भी आपको यहाँ पर सुझाव दिया गया है। बलवंत जी आपको समझाए थे कि किन्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और आईटीआर फाइल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी हम थोड़ा समझने की आगे कोशिश करेंगे। तो शुरुआत यहाँ पर सबसे पहले कर लेते हैं एआईएस और फॉर्म 26 एएस से। बलवंत जी, काफ़ी सारे टेक्निकलिटीज़ हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए। एआईएस क्या है, फॉर्म 26 एएस क्या होता है और क्यों इनका वेरिफिकेशन ज़रूरी है आईटीआर फाइल करते समय? देखिए पूजा, ऐसा है कि जो 26 एएस तो है वो बहुत सालों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको उपलब्ध करा रहा था, जिसमें आपके टीडीएस की, आपने एडवांस टैक्स वगैरह भरा है, आपको रिफंड वगैरह आया, उसकी इंफॉर्मेशन थी। 2021 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक नया फॉर्म और शुरू किया है, वो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है, जिसमें आपके द्वारा किए गए जो भी फाइनेंशियल स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, जो जैसे मैं बताया कि बैंक में आपने एफडी वगैरह खरीदी है, म्यूचुअल फंड खरीदे रिडीम किए, शेयर खरीदे बेचे हैं, तो जैसे प्रॉपर्टी परचेज सेल करी है, तो वो उन लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो स्पेसिफिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की डिटेल सबमिट करनी पड़ती है। और अभी वो 2021 के बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको वो सब ट्रांजैक्शंस की डिटेल मुहैया करा रहा है। तो मतलब ये दोनों जो फॉर्म है 26 एएस और एआईएस, जिससे आपको कोई ट्रांजैक्शन अगर आपके बैंक में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है और एक्चुअली आपका ट्रांजैक्शन है, तो वो आपको ध्यान में आ जाएगा। तो दोनों को आपको चेक करना जरूरी है। मतलब 26 एएस में देख लीजिए कि आपका टीडीएस जो बराबर रिकॉर्ड हुआ है, रिफ्लेक्ट होता है या नहीं होता है, और जो आपने जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किए हैं, भले वो चाहे शेयर परचेज के हो, इवन बैंक इंटरेस्ट का, जो एफडी के इंटरेस्ट का है, सेविंग इंटरेस्ट है, वो आपके आपके जो पासबुक वगैरह से टैली होता है। नहीं होता है तो जैसे मैंने बताया, आप डिस्क्रिपेंसी उसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पॉइंट आउट भी कर सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट को आप अपने रिकॉर्ड से क्रॉस चेक कर लीजिए और वेरीफाई कर लीजिए, और जब दोनों मतलब बराबर हो, एक दूसरे से सहमत होते हो, तभी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। अगर आप बराबर दोनों को रिकंसाइल नहीं करेंगे, तो आपको डिस्क्रिपेंसी की वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है, और फिर वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और बेवजह का आपको टेंशन हो जाएगा। बिल्कुल। तो एआईएस और 26 ए ये क्यों ज़रूरी है, ये भी हमने आपको बताया, और इनका वेरिफिकेशन आप कर लीजिए, जिससे कि जब इनकम टैक्स विभाग की तरफ से कोई एरर 26 एएस, माफ़ कीजिएगा, फॉर्म 26 एएस, और इनका एक बार चेक कर लीजिए किस तरह की इंफॉर्मेशन आपसे छूट ना रही हो, ताकि इनकम टैक्स विभाग की जांच में कोई एरर ना निकल कर और आपका रिफंड की प्रक्रिया भी आसानी से हो सके। अब बात करते हैं अगले फॉर्म की, फॉर्म 16, फॉर्म 16 ए। ये काफ़ी पॉपुलर फॉर्म है, इसके बारे में वैसे तो सभी टैक्स पेयर्स को पता होगा, लेकिन बलवंत जी, जो जिनकी की पहली बार जॉब लगी है, नई नई जॉब में एंट्री लिए हैं, उनकी नई नौकरी शुरू हुई
है और पहली बार रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, उन्हें भी थोड़ा समझाइए कि फॉर्म 16, फॉर्म 16A क्यों ज़रूरी है और उसमें किस तरीके की चीज़ें वेरीफाई करनी चाहिए। देखिए पूजा, ऐसा है कि जो लोग सैलरीड है और जिनका टीडीएस कटता है, उनको उनका एम्प्लॉयर 16 नंबर का फॉर्म देता है। और इसके अलावा जो दूसरे टीडीएस कटते हैं, डिविडेंड का हो, इंटरेस्ट का हो, ब्रोकरेज कमीशन वगैरह का हो, उनको फॉर्म नंबर 16A इश्यू होता है। जब आपके हाथ में फॉर्म नंबर 16 आ जाए तो आप वेरीफाई कर लीजिए कि जो सैलरी की डिटेल है वो बराबर है कि नहीं, जिसमें जैसे एचआरए का एग्जम्पशन आपने क्लेम किया है, एलटीए का एग्जम्पशन क्लेम किया है, वो एग्जम्पशन में रिफ्लेक्ट होता है कि नहीं होता है। अगर या आपने जैसे एटीसी का उल्ट टैक्स रेजिम में जा रहे हैं, एटीसी 80 का डिडक्शन क्लेम किया है, आपने डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट किया है और अगर वो बराबर से फॉर्म 16 में रिफ्लेक्ट नहीं होता है, तो आप अपने एम्प्लॉयर को बता सकते हैं कि भाई मैंने ये फॉर्म डिटेल सबमिट कर दी थी और फॉर्म 16 में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो आप उनको टीडीएस रिटर्न करेक्ट करने के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो दोनों फॉर्म 16 नंबर और 16 में ए में आप देख लीजिए कि आपका पैन नंबर वगैरह करेक्ट है कि नहीं। जो पहली बार जो जिनका टीडीएस कटा उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कुछ गलती हो गई हो पैन नंबर रिफ्लेक्ट करने में, तो वो पैन नंबर वगैरह भी आप बराबर से चेक कर लीजिए। ओके, ठीक है। तो फॉर्म 16A को भी यहाँ पर वेरीफाई कर लीजिए, चेक कर लीजिए, जिस तरीके से बाकी सारे फॉर्म्स आप चेक कर रहे हैं। तो हमने AIS, इसका ध्यान रखिए, फॉर्म 26AS और फॉर्म 16 या फिर 16A, ये कुछ ऐसे फॉर्म हैं जो कि ITR फाइल करते समय आपके पास हैंडी होने चाहिए। उनको चेक कर लीजिए। आप इनकम टैक्स पोर्टल में भी जाकर आप इन सबको चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर लीजिए डिटेल्स उसमें कुछ मिस तो नहीं हो रही है। उसके बाद आप अपनी ITR फाइलिंग की जो प्रोसेस है वो प्रोसीड कीजिए। मुद्दा यहाँ पर यही है कि किस तरीके से हम आपके जो ITR की प्रक्रिया है वो आसानी से हो सके, और अगर वो प्रोसेस ठीक तरीके से होता है तो रिफंड आने में भी फिर समय नहीं लगता, वरना इनकम टैक्स विभाग की तरफ से आपको मेल या फिर एरर के मैसेजेस आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और कैपिटल गेन से जुड़े जो चीज़ें होती है बलवंत जी, उससे जुड़े किन बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों के पैसे मार्केट में लगे रहते हैं, तो वहाँ पर भी कैलकुलेशन करना थोड़ा ज़रूरी है। तो जून तक जब आप ITR फाइल करने जा रहे हैं तो कैपिटल गेन्स के संदर्भ में किस तरह के कैलकुलेशन पहले से ही करके रखने चाहिए। देखिए पूजा, ऐसा है कि कैपिटल गेन के लिए आपको जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह का है तो म्यूचुअल फंड की वेबसाइट वगैरह से आप कैपिटल गेन का स्टेटमेंट वगैरह रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आप अपना कैलकुलेशन से वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसका एग्जम्पशन आप 54 और 54F में घर खरीदने पे क्लेम कर सकते हैं। और वो चूंकि उसका निवेश करने का टाइम 3 साल तक एक्सटेंड होता है, परंतु इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजन है कि अगर आप वो जो पैसा आपको निवेश करना है नया घर खरीदने में या अंडर कंस्ट्रक्शन में, बुक करने में या सेल्फ कंस्ट्रक्शन में, तो जितना पैसा आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है तब तक आप अगर खर्च नहीं कर पाए तो आपको उसको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम है उसमें जमा कराना पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि आप अगर ये अपना ITR ड्यू डेट तक आप नहीं भर पाएंगे, तो कम से कम आप ITR की ड्यू डेट भरने के पहले जो जितना पैसा आपको जमा कराना है कैपिटल गेन क्लेम कर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए, वो आप कैपिटल गेन अकाउंट में जमा करा दीजिए। ठीक है। तो ये है कैपिटल गेन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो अभी आपको पता चली। बलवंत जी, इसके अलावा भी काफ़ी सारे, देखिए जब हम ITR फाइल करते हैं तो कुछ इनकम तो हमें पता होती है, जैसे अगर सैलरी है या किसी का बिजनेस है, प्रोफेशन है, तो कुछ चीज़ें तो हमें पता होती है, हमारे इन्वेस्टमेंट्स भी हमें पता होते हैं। लेकिन कुछ इनकम ऐसी होती है जो हमसे नज़रअंदाज हो जाती है। मिसाल के तौर पर बैंक अकाउंट में आपके FD में जो भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो आपको वैसे नहीं पता चलेगा, लेकिन उस सब के रिकॉर्ड्स या फिर जो भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं उन सब के रिकॉर्ड्स आपके बैंक अकाउंट खाते में वहाँ पर नोट डाउन हो रहे हैं। तो इस तरह की इनकम के बारे में बताइए जो जनरली ITR फाइल करते समय हमसे अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है, और उसका कैसे ध्यान रखें। ये सही बात बताई पूजा आपने। कई लोग जो है वो जैसे सेविंग बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो अपनी इनकम में ऐड नहीं करते हैं। जो फॉर्म 16 आता है
वो इनकम टैक्स का रिटर्न भर देते हैं। मतलब उनको लगता है कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है वो एग्जम्प्ट है। तो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट एग्जम्प्ट नहीं है, जो नॉन सीनियर सिटीजन है उनके लिए 10,000 रुपए तक का डिडक्शन है। तो राइट कोर्स ऑफ एक्शन है कि आप पहले उस इनकम को अपनी जो इंटरेस्ट है सेविंग बैंक का उसको ऐड कर दीजिए और फिर डिडक्शन क्लेम करिए। अगर 10,000 से ज्यादा है तो आपको फिर डिडक्शन तो 10,000 का ही मिलेगा, तो बाकी पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। और ये सब डिटेल अब आज की तारीख में आपको एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में मिलती है। इसी तरह जिन लोगों के एफडी में टीडीएस कट जाता है, वो लोग ये भ्रम में रहते हैं कि चूंकि हमारा टीडीएस तो कट गया है तो हमको भी इसको वापस आईटीआर में बताने की जरूरत नहीं है। यह उनका भ्रम, और ये गलत बात है, क्योंकि जो टीडीएस का रेट है वो 10% है, परंतु आपका जो एफडी का इंटरेस्ट है उस पर जो टैक्स लगेगा वो आपकी जो स्लैब रेट है उसके हिसाब से लगेगा। तो हो सकता है आपको एडिशनल टैक्स भरना पड़े या आपको रिफंड भी आ सकता है। इसी तरह कुछ एफडी जो है जो उसी साल में ऑटो रिन्यूअल मोड में रिन्यू हो गई है और उसका एक भी पैसा आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हुआ नहीं और आपको मालूम भी नहीं पड़ा कि मेरी एफडी रिन्यू हो गई है। तो जो एफडी रिन्यू हो गई है उसमें जो इंटरेस्ट का कंपोनेंट है वो आपको अपना आईटीआर में बताना पड़ेगा, भले वो आप एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं या रिसिट बेसिस फॉलो करते हैं। रिसिट बेसिस फॉलो करते हैं तो उस एफडी पे पूरा इंटरेस्ट आपको बताना पड़ेगा, और एक्रूअल बेसिस पे अगर आप ऑफर करते हैं तो उस साल में जिस दिन ये मैच्योर हुई है तो 1 अप्रैल से मैच्योरिटी की डेट तक का उसका इंटरेस्ट, और जो रिन्यू हुई है उसका रिन्यूअल की डेट से 31 मार्च तक का इंटरेस्ट आपको अपने आईटीआर में बताना पड़ेगा। तो ये बताना चाहिए, मतलब नॉर्मली ये इनकम जो है वो मिस हो जाती है बताने में। और किस तरह की इनकम यहाँ पर बतानी चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कोई गिफ्ट अगर रिसीव हुआ हो या फिर आपके माइनर के जरिए कुछ इनकम हो रही हो, क्या वो भी बताने की जरूरत है? देखिए इसके अलावा क्या क्या होता है, जैसे म्यूचुअल फंड में आप स्विच करते हैं एक फंड हाउस की एक स्कीम से दूसरी स्कीम में, तो चूंकि पैसा आपके बैंक में आता नहीं है तो, और कई कई केसेज में आपका आईटीआर आपकी बैंक स्टेटमेंट के बेसिस पे भरा जाता है, तो ऐसे में उसका जो कैपिटल गेन है वो मिस हो जाता है बताना। तो वो कैपिटल गेन आप अगर वेबसाइट से, जो म्यूचुअल फंड की वेबसाइट है, या जैसे ब्रोकर के थ्रू आपने कुछ शेयर परचेज और सेल का ट्रांजैक्शन सेम डे किया है, तो वो जो सेल का पूरा पैसा आता नहीं है आपके बैंक में और वो ट्रांजैक्शन मिस हो जाते हैं, तो वो आपको दिखाना जरूरी है। इसके अलावा जैसे बच्चों की जो इनकम है, जैसे क्या बच्चों के अकाउंट में आप थोड़ा बहुत पैसा जमा कर देते हैं, जैसे उनको कहीं से गिफ्ट वगैरह मिलती है और उनकी जो इनकम होती है, तो हर एक बच्चे का इनकम का जो पैसिव इनकम है जो इन्वेस्टमेंट से आती है उस पर 1,500 रुपए तक का एग्जम्पशन है, और उसके ऊपर जो इनकम होती है वो दोनों पेरेंट्स में से जिसकी इनकम ज्यादा हो उसमें ऐड होती है। तो यह ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो नॉर्मली ये जो बच्चों की इनकम है वो पेरेंट्स अपनी इनकम में बताना भूल जाते हैं। इसी तरह अगर आप कोई बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, कोई एजेंसी वगैरह ले रखी है बड़ी कंपनी की, और बड़ी कंपनी आपको कोई गिफ्ट देती है, बड़ा गिफ्ट देती है, जैसे आपका कोई फॉरेन का टूर ट्रांसपोर्ट स्पॉन्सर कर दिया या हॉलीडेज वगैरह स्पॉन्सर कर दिया, तो चूंकि ये ट्रांजैक्शन बैंक में रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं तो आप उसको इनकम टैक्स रिटर्न में बताना भूल जाएंगे, परंतु चूंकि ये टैक्सेबल है, ये आपकी बिजनेस इनकम मानी जाती है और आपको अपने आईटीआर में ये बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा इनकम है जिसे कि बताना ज़रूरी है आईटीआर फाइल करते समय। अच्छा, आईटीआर किसे फाइल करना चाहिए, इसे भी लेके थोड़ी कंफ्यूजन है। अक्सर ये कंफ्यूजन लो इनकम ग्रुप वालों को होती है कि जब हमें कोई रिफंड आना ही नहीं है तो हम आईटीआर फाइल क्यों करें। इसमें भी थोड़ा हमें मदद कीजिए कि किन लोगों को आईटीआर फाइल करना ही चाहिए। हाँ, देखिए पहली कैटेगरी तो वो है जिनकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है, मतलब जो आपके एटीसी एटीडी जो भी डिडक्शंस मिलते हैं आपके, उसके पहले अगर बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा है, तो जैसे जो ओल्ड टैक्स रेजिम वाले हैं उसमें 60 साल वालों के लिए 2.5 लाख है, 60 से 80 वालों का 3 है और 80 से ऊपर वालों का 5 है। और अगर आप न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हैं तो वो बेसिक एग्जम्पशन 3 लाख है। तो अगर आपकी भले टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती है, चाहे वो आपके टीडीएस वगैरह से हो या 87A की रिबेट वगैरह से हो, परंतु एक बार जो ग्रॉस टोटल इनकम है डिडक्शन के पहले, वो अगर बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा है
तो आपको आपका आईटीआर भरना जरूरी है और आपको आईटीआर भरना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरे और कैट का जो क्राइटेरिया है, एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि ये जो बेसिक एग्जम्पशन की जो क्राइटेरिया है, उसमें आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्पशन आप क्लेम कर रहे हैं वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा। मतलब हो सकता है आपने ड्यूरिंग द ईयर और दूसरा कोई इनकम नहीं है, आपने एक घर खरीदा, उसके सामने एक घर बेच दिया, तो चूंकि आपको 54 का एग्जम्पशन मिलता है, आप समझे मेरे को रिटर्न भरने की जरूरत नहीं। पर अगर आपका जो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2.5 लाख से ज्यादा है तो आपको अपना आईटीआर भरना पड़ेगा, भले चाहे आपकी दूसरी कोई भी इनकम नहीं हो। इसके अलावा आपका अगर इलेक्ट्रिसिटी पे साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा हुआ है, या आपने फॉरेन ट्रैवल पे 2 लाख से ज्यादा खर्चा किया है, भले वो आपके लिए किया है या खुद के लिए किया है, तो भले आपकी इनकम शून्य हो तो भी आपको अपना आईटीआर भरना पड़ेगा। मतलब ये जो एक्सपेंडिचर का क्राइटेरिया है। इसके अलावा आप बैंक में जो जमा कराते हैं, मतलब वो जरूर कैश नहीं, जरूरी नहीं है, आप जितनी डिपॉजिट्स होती है क्लियरिंग के थ्रू होती है, या आपके जो ऑटोमेटिक आरटीजीएस वगैरह की क्रेडिट है, तो करंट अकाउंट में अगर ये 1 करोड़ से ज्यादा है और अगर सेविंग अकाउंट है तो उसकी लिमिट 50 लाख है। तो इनकम भले कुछ भी हो, आपको ये इस परिस्थिति में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। एक और क्राइटेरिया है ग्रॉस टर्नओवर का। मतलब अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपका जो टर्नओवर सेल्स है वो 60 लाख से ज्यादा है, या आप प्रोफेशनल है और आपकी ग्रॉस रिसिट 10 लाख से ज्यादा है, तो आपका भले कोई भी कितनी भी इनकम हो, आपको अपना इनकम टैक्स का रिटर्न भरना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आपकी इनकम में से टीडीएस कटा है या टीसीएस हो गया है, जैसे आप फॉरेन में रेमिट करते हैं तो टीसीएस वगैरह कटता है, और अगर ये राशि 25,000 से ज्यादा है तो भी आपको ये अपना आईटीआर भरना पड़ेगा। परंतु चूंकि अगर आप सीनियर सिटीजन है तो यह जो लिमिट है मैंडेटरी आईटीआर फाइल करने की, वो टीडीएस के लिए 50,000 रुपया है। ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं जिनको कि ध्यान में रखना चाहिए आपको, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना टैक्स फाइल कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका रिफंड नहीं आ रहा है तभी आपको करना है। यहाँ पर अमूमन क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि अगर आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर भी आपका आईटीआर पूछा जाता है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपकी भले ही नई नई नौकरी भी लगी हो तो कोशिश कीजिए, अगर आप टीडीएस कट रहा है वो भी जाकर आप चेक कर लीजिए और आईटीआर फाइल ज़रूर कीजिए, या फिर किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट को पूछ लीजिए कि आपको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत है या नहीं, और ये काम आप ज़रूर करें। एक प्रैक्टिस भी बन जाती है। सवाल काफ़ी सारे हैं बलवंत जी, मुझे लग रहा है कुछ सवालों को हमें अगले भाग में लेके जाना पड़ेगा क्योंकि चर्चा यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। आईटीआर प्रक्रिया बहुत लंबी प्रक्रिया होती है और इसकी एक एक चीज़ों को आसान तरीके से, बेसिक तरीके से समझने की यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमने काफ़ी डिटेल में समझी, आसान भाषा में समझी, लेकिन चर्चा यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। आगे और भी कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिनको कि यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, तो वो सारी चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। फ़िलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही, लेकिन अगले एपिसोड में हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। आईटीआर से जुड़ी जो भी चर्चा, जो भी कन्फ्यूजन है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और उसमें अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बलवंत जी, अभी के लिए थैंक यू सो मच समय देने के लिए, लेकिन आपसे आगे भी हम इस चर्चा को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।